हेलो स्टूडेंट्स। तो नई वीडियो शुरू करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की जेईई मेंस वाले क्वेश्चन जो चल रहे हैं हमारे 2023 में आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है। और चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो चाहे आप मेंस के स्टूडेंट हो, सवाल सारे ये लगाने हैं आपको। हमारा फोकस मेन यही है, दो अभी फिलहाल टारगेट, जो नीट के स्टूडेंट है और मेन्स के स्टूडेंट है उनको प्रैक्टिस करानी है बढ़िया पेपर तक। ठीक है। तब तक हम मेन्स के 23 वाले 22 वाले सवाल सारे लगा लेंगे जितने भी हैं, मतलब पुराने मेंस वाले क्वेश्चन लगा लेंगे और नीट के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे पुराने आए हुए, जब तक नीट का पेपर आए या मेंस का पेपर आए। ठीक है। तो बस लगे रहिए, करते रहिए प्रैक्टिस। चलो क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है इन्होंने, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज 260 साइन 6 to 8t इज कनेक्टेड अक्रॉस ए प्योर इंडक्टर। एक प्योर इंडक्टर है बच्चों, उससे एक एसी सोर्स को लगाया हुआ है हमने। ठीक है। उस एसी सोर्स की जो वोल्टेज है वो है 260 साइन 6 to 8t। इंडक्टर का इंडक्टेंस बच्चों दिया है 5 मिली हेनरी और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है। देखो ये पूछा है इंडक्टिव रिएक्टेंस बताओ, 2023 का ही क्वेश्चन है। तो भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस पहले तो याद दिलाओ जरा क्या होता है। तो सर होता है एक्स एल और उसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कहाँ से आएगा? देखो इसकी कंपैरिजन, ये जो आपको इक्वेशन दी है इसकी कंपैरिजन करा दो वी नॉट साइन ओमेगा टी से। तो ओमेगा देखो यहाँ टी के मल्टीप्लाई में 6 to 8 है, ये ओमेगा की वैल्यू। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 628। 628 उठा के यहाँ रख दो। तो 628 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है सर? एल की वैल्यू है 5 मिली हेनरी। देखो ये रही मिली हेनरी को 10 की पावर -3। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया 3140 इंटू 10 की पावर -3। इसे सॉल्व करेंगे तो 3.14 ओम। तो एक्सएल की वैल्यू आ गई बच्चों 3.14 ओम। आसान सा सवाल था, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अल्टरनेटिंग वोल्टेज में बहुत ही आसान था, मतलब कुल मिला के अल्टरनेटिंग वोल्टेज में एक प्योर इंडक्टर लगा के इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ लिया इक्वेशन देके, कुछ नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें क्या दिया है इन्होंने, इन ए सीरीज एल आर सर्किट। देखो एल है, आर है और एक्सएल और ये रेजिस्टेंस है आर, और इसको आपने मान लो किसी एसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। ऐसा तो दिया नहीं इसने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, बस इसने तो कहा सीरीज एलआर सर्किट है और इसमें यह दिया कि एक्सएल की वैल्यू आर के बराबर है। इस सर्किट का पावर फैक्टर जो दे रखा है, पावर फैक्टर क्या होता था cos फाई, वो P1 दे रखा है। पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होती थी R/Z। अब सोचो P1 की वैल्यू क्या आ गई, मतलब इस सर्किट का जो पावर फैक्टर आया P1 R, इसमें R की वैल्यू तो R ही है, Z। अब देखो LR सर्किट में Z क्या होता था, तो सर Z का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में R² XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये LCR सर्किट में होता है सर, लेकिन ये तो LR सर्किट है, कोई बात नहीं, XC की जगह 0 रख दो। आपको LR सर्किट में निकालना है, LR सर्किट में C एब्सेंट होता है। देखो L है, R है, C नहीं है, तो XC नहीं होगा इसमें Z में। तो XC नहीं होगा तो Z का फॉर्मूला आ जाएगा केवल अंडर रूट में R² प्लस XL का स्क्वायर। तो ये Z हो गया। P1 की वैल्यू आ गई अंडर रूट में R² और XL का स्क्वायर। अब इन्होंने ये भी दिया है कि XL और R बराबर हैं, तो XL की जगह आप R रख सकते हो। तो R बटे अंडर रूट में R², XL की जगह R रख दिया तो R²। ये बन गया R बटे 2R², तो अंडर रूट 2R आ गया, R से R कट गया।
पावर फैक्टर आ गया 1/√2। पहले सर्किट का पावर फैक्टर 1/√2। अब जरा दूसरे सर्किट में आ जाओ। इस बार दिया इन्होंने, इफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड XC बराबर XL इज एडेड टू द सर्किट, द पावर फैक्टर बिकम्स P2। अगर C के साथ XL को ऐड कर दिया, मतलब इफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस विद XC बराबर XL इज एडेड टू द सर्किट, मतलब इस बार C को और L को लगा लिया इन्होंने। इसका रेजिस्टेंस XC या रिएक्टेंस कहते हैं वैसे इसको, और इसका रेजिस्टेंस XL हो गया। ठीक है, इस बार इनको लगा लिया इस सर्किट का जिसमें C लगा है और L लगा है, मतलब LC सर्किट। तो इसका पावर फैक्टर बच्चों, इसका पावर फैक्टर आपको P2 दिया हुआ है। इसका पावर फैक्टर P2 दिया हुआ है। एक मिनट, इन्होंने कहा विद कैपेसिटेंस C, इफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C विद XC इज इक्वल टू XL। नहीं नहीं नहीं, इसी सर्किट में एक C लगाया। एक मिनट, हमारे थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक है। उन्होंने बोला कि ये जो XL पहले से लगा था, R भी पहले से लगा था, उसमें एक कैपेसिटर और ऐड कर दिया, ये बना दिया सर्किट, मतलब अब LCR सर्किट बन गया। लेकिन इस तरह से लगाया कि XL ये है XC, XC और ये है R। रेजिस्टेंस कितना है, रजिस्टर का R। तो ये इक्वल दिया है, XL बराबर XC दिया है इन तीनों को लगाने के बाद। अब इसका पावर फैक्टर P2 हो गया। पावर फैक्टर वही, फॉर्मूला तो वही है। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई, लेकिन इस बार वो P2 हो गया। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला सर वही R/Z। अब Z क्या होगा, LCR सर्किट के लिए Z क्या होता है, LCR सर्किट के लिए Z होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये अब XL और XC आपस में बराबर दे रखे हैं, तो ये तो कट गए आपस में। तो P2 कितना आ गया, P2 आ गया R/में √में R² रह गया। R² का अंडर रूट करेंगे R आ जाएगा, R से R कट जाएगा, तो ये बना। तो इस सर्किट का पावर फैक्टर बच्चों P2 बराबर 1 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इनका रेशो बताओ P1 और P2 का। तो P1/P2, P1 की वैल्यू 1/√2, P2 की वैल्यू भी 1, तो ये 1/√2 या 1:√2 आंसर आ गया। तो ऑप्शन बैठ रहा है हमारा बी। आसान सवाल था, कोई मुश्किल नहीं था। पावर फैक्टर आपको पता होना चाहिए, पावर फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। तो पावर फैक्टर होता है cos फाई, जिसकी वैल्यू R/Z होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोला इन्होंने, इन द गिवन सर्किट RMS वैल्यू ऑफ करंट, करंट की RMS वैल्यू निकालनी है थ्रू द रजिस्टर R में से निकलने वाला RMS करंट कितना होगा, मतलब इससे पास होने वाला IRMS कितना होगा। तो आपको बताएं, सीरीज में करंट सब में से बराबर जाता है, तो जितना इंडक्टर से जा रहा होगा उतना ही कैपेसिटर से जा रहा होगा, उतना ही इस रेजिस्टेंस से जा रहा होगा, तीनों से बराबर ही जा रहा होगा। अब किसी भी सर्किट में IRMS निकालना है तो उसकी वोल्टेज VRMS को डिवाइड कर दो Z से, सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस से। वैसे इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो VRMS को डिवाइड कर दो आप किससे, Z से, तो आपका IRMS आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब सबसे पहले तो सर यहाँ VRMS तो हमें दे रखा है, देखो ये रहा, लेकिन हमें Z चाहिए। Z निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे √में R² XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इसे कहां से लाएं, XL भी दे रखा, XC भी दे रखा और R भी दे रखा, रखो फटाफट। √ में R तो हो गया सर 100 का स्क्वायर, XL हो गया 200 माइनस 100 का होल स्क्वायर।
इसे सॉल्व करोगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। ऐसे ही 200 माइनस 100 बचा 100, 100 का स्क्वायर वो भी 10,000, और पूरे का अंडर रूट। 10,000 प्लस 10,000 वो बन गया 20,000, या 100√2 भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये बन गया जेड। जेड की उठा के वैल्यू ऊपर रखो, तो IRMS कितना आ गया, VRMS कितना था 200√2, और बटे जेड की वैल्यू 100√2, √2 से √2 कट गया, 100 से 200 को काटो तो 2 बचेगा। तो IRMS जो है 2 एम्पियर का करंट आ गया। ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो गया बच्चों। आसान था ये भी सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें 2023 के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो 2023 वाला है। इसमें 2 सर्किट दिए हुए हैं आपको। फॉर गिवन फिगर्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 सर्किट है, पहला और दूसरा। ऑप्शन देखो क्या दिया है इन्होंने, RMS करंट इन सर्किट बी कैन नेवर बी लार्जर देन इन ए। मतलब दोनों सर्किट के RMS करंट के बारे में पूछा है। अच्छा, पहले सर्किट में RMS करंट मान लो I1 है, I1 की वैल्यू कितनी होगी, तो सर इसकी RMS वोल्टेज, ये है RMS वोल्टेज 220, और बटे में Z। अब Z क्या है यहाँ तो अकेला R है सर, ये अकेला R है, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, R के इक्वल हो जाएगी। चलो ठीक है, अब दूसरे सर्किट में करंट ढूंढो, I2 RMS करंट, तो उसकी भी वोल्टेज, वही दे रखी 220, और बटे उसका Z। इसमें तीनों है, जब तीनों होते हैं तो Z की वैल्यू क्या होती है, देखो तीनों मतलब इसमें R भी है, इसमें L भी है, और इसमें C भी है, मतलब ये LCR सर्किट है। तो LCR सर्किट के लिए Z की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो वैल्यू होती है अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। एक बात सोचो, पहले सर्किट में Z ज्यादा है या दूसरे सर्किट में Z ज्यादा है, तो सर पहले सर्किट में तो Z है R, और दूसरे सर्किट में Z है अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। मतलब सर दूसरे सर्किट का जो Z है वो ज्यादा है, इसे Z1 कह दो, इसे Z2 कह दो, तो Z2 बड़ा है Z1 से। ठीक है, क्योंकि इसमें तो केवल R है, और इसमें R² के साथ साथ XL माइनस XC भी इसमें जुड़ गया, ऐड हो गया, तो ये Z2 की वैल्यू और बढ़ गई। तो ऊपर वाले सर्किट में यहाँ Z1 और दूसरे सर्किट में Z2 लिख के करंट की कंपैरिजन करो। एक बात बताओ, दूसरे सर्किट में Z2 अगर बढ़ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो I2 जो है वो कम हो गया I1 से। क्या I2 I1 से कभी ज्यादा भी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। खुद सोचो, Z की मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे R 40 ओम, और यहाँ पे भी देखो 40 ओम, ये भी 40 ओम, R की मिनिमम वैल्यू। अब उसके साथ में ये XL और XC और ऐड ही हो जाएंगे, कभी कम नहीं होंगे, ऐड ही हो जाएंगे, ये इसमें जुड़ेंगे ही, कभी कम नहीं होंगे। इतनी बात समझो जरा। तो Z2 की वैल्यू बढ़ ही रही है, कम तो कभी हो ही नहीं सकती Z1 से। Z2 की वैल्यू ज्यादा ही हो सकती है, कम नहीं हो सकती। अच्छा, तो चलो इतना है। तो इसका मतलब करंट I2 हमेशा, मतलब दूसरे सर्किट का करंट पहले सर्किट के करंट से हमेशा कम होगा। साफ साफ पता चल रहा है। चलो अब यहां से करंट तो पता चल गया, अब जरा ऑप्शन को पता कर लो। देखो क्या बैठा, द RMS करंट इन सर्किट बी कैन नेवर बी लार्जर देन दैट इन ए। बी सर्किट में, मतलब दूसरे सर्किट में करंट कभी भी पहले सर्किट से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, तो यही तो है, दूसरे सर्किट का जो करंट आ रहा है I2 वो I1 से छोटा आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा सर, ये करंट कभी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं? हाँ, इक्वल जरूर हो सकते हैं। जब XL और XC आपस में बराबर हो जाएंगे, XL से XC कट जाएगा, तो यहाँ नीचे R बच जाएगा, ये फिर आ जाएगा 220 बटे R,
तब ये करंट I1 और I2 बराबर हो जाएंगे। और एक्सएल एक्सिस कब बराबर होते हैं? रेजोनेंस पे। तो रेजोनेंस पे इन दोनों सर्किट के जो करंट है वो बराबर हो रहे हैं। लेकिन अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो सेकंड वाले सर्किट का करंट कम है और फर्स्ट वाले सर्किट का करंट ज्यादा है बच्चों। ठीक है, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, एक इंडक्टर है, इंडक्टेंस दे रखा है 2 माइक्रो हेनरी, कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस है, दिया नहीं कि कितना है, एक वेरिएबल कैपेसिटर है, ठीक है, एंड एसी सोर्स। और एसी सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको दे दी एफ की वैल्यू 7 किलो हर्ट्ज। इसको आप 7 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज लिख सकते हो। ओमेगा निकालना चाहते हो तो 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ की वैल्यू 7 इंटू 10⁻³, ये बन गया 14 पाई इंटू, पाई की भी वैल्यू रख लो, चलो ये कहीं रख देते हैं, रुक जाओ। पाई की वैल्यू आ गई 2, पाई की जगह 22/7 इंटू 7 इंटू 10⁻³, 7 से 7 कट गया, ये आ गया 44 इंटू 10⁻³। ये ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। चलो ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है इस सोर्स की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। फ्रीक्वेंसी थी 7 किलो हर्ट्ज। अब इन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वो वैल्यू बताओ फॉर विच मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन इनटू द सर्किट। अगर सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट आ रहा है, याद करो मैक्सिमम करंट कब आता था? तो सर मैक्सिमम करंट आता था, आई मैक्स तब होता था पावर मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम और जेड की वैल्यू मिनिमम रेजोनेंस पे होती है। तो इसका मतलब आई मैक्स आ रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम करंट कब आ रहा होगा? जब रेजोनेंस हो रहा होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस हो रहा होगा तो सर इसका मतलब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ये वाली जो ओमेगा दे रखी है। और हमारे हिसाब से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/√LC। अब ओमेगा ये कितना निकल का है? इन्होंने जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी है, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी। जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो सर्किट में रेजोनेंस हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा तो उसके अंदर का जो करंट है वो मैक्सिमम आ गया होगा, करंट मैक्सिमम। तो इसका मतलब हमें ओमेगा की जो ये वैल्यू मिली है, ये इसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिली है, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिली है। इसको उठा के यहाँ रख दो, तो ये आगे 44 इंटू 10⁻³ बराबर 1/√LC। इसको चाहो तो इधर मल्टीप्लाई करके √LC बराबर 1/44 इंटू 10⁻³, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो LC बराबर आ जाएगा 1/44 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, अंडर रूट हट गया। अब देखो एक बात बताओ, L निकालना है मेरे को, C मेरे को दिया है, चलो तो C को इधर ले जाओ आप, तो L बराबर नहीं, L दिया है, C निकालना है, तो C बराबर आ गया, ये L इसके बटे में चला जाएगा, ये बन गया 1/44 का स्क्वायर, तो 44 इंटू 44 और 10⁻³ का स्क्वायर तो 10⁻6 और बटे में ये नीचे पहुंच गया L। L कितना है? 2 माइक्रो हेनरी, तो 2 इंटू माइक्रो हेनरी का मतलब हो गया 10⁻⁻6। माइक्रो से इसको हेनरी में बदल लो, माइक्रो हेनरी से। अब 10⁻6 प्लस 6 कट गए, नीचे कितना बन गया? 1/44 इंटू 44 इंटू 2। चेक करो ये बचा के नहीं। ठीक है, तो यहां से हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इतना फेरड में आ गया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिया कि इसकी वैल्यू कितनी है? 1/x फेरड, तो मतलब इसकी वैल्यू, C की वैल्यू 1/x के बराबर है, फेरड। तो x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है हमको? फेरड यहाँ भी है, फेरड यहाँ भी है,
1 बटे में ये जो भी कुछ है यही तो x की वैल्यू है, कंपेयर कर लो दोनों तरफ की, तो x की वैल्यू आ गई 44 इंटू 44 इंटू 2। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो ये बन गया सर 88 इंटू 44। चलो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया सॉल्व करके 3872। तो x की वैल्यू हो गई 3872। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। चलिए बच्चों, यहीं पे खत्म करते हैं आज का सेशन। तो आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस को लगाने में। लगाते रहिए क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करते जाइए, परफेक्ट अपने आप हो जाएंगे आप। और आप अपने आप से फर्क देखेंगे कि वहां पे जाके आप हर तरीके के सवाल कर पाओगे। सारे क्वेश्चन हो तो जाने दो एक बार, सब चैप्टर्स हो जाएंगे जब। चलिए अगले उसमें मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अब कल लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दिया करो, घंटी वंटी बजानी सब बजा दो। चलो भाई अगले उसमें मिलते हैं।